मैं बात करता हूँ नाइट्रेट की, तो नाइट्रेट का मैंने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताया आपको कि नाइट्रेट जो होते हैं वो नाइट्राइट में कन्वर्ट हो जाते हैं और नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ा देते हैं, साइक्लिक जीएमपी बना देते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। वो आगे डिफॉस्फोरेशन करता है मायोसिन लाइट चेन की, तो जिसकी वजह से रिलैक्सेशन होगी, ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा। ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये मैंने आपको सारे पीछे वीडियो में बता दिया। मैं अब इसको फर्दर आगे लेके चलता हूँ कि हमारे पास ये तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया। अच्छा, अब एक आपने बात याद रखनी है कि जो नाइट्रेट होता है नाइट्राइट में कन्वर्ट होता है। यहाँ पे एंजाइम होता है एल्डिहाइड डी हाइड्रोजिनेज। ठीक है, एल्डिहाइड डीहाइड्रोजिनेज जो होता है ना, वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास आर्टरीज में जो है ना वो कम होता है और वेन में ज़्यादा होता है। एल्डिहाइड डीहाइड्रोजिनेज ज़्यादा होता है आर्टरी में बनिस्बत वेन के। इसको पढ़ाने का क्या मकसद है, अब आर्टरी में ज़्यादा है एल्डिहाइड डीहाइड्रोजिनेज, वेन की सॉरी वेन में ज़्यादा होता है, उलट मैंने लिख दिया। ठीक है, बनिस्बत हमारे पास क्या आर्टरी के, वेन में ज़्यादा होता है। ठीक है, अब वेन में एल्डिहाइड डीहाइड्रोजिनेज अगर ज़्यादा है, ठीक है, एल्डिहाइड डीहाइड्रोजिनेज वेन में ज़्यादा है, तो क्या होगा कि ज़्यादा नाइट्रेट नाइट्राइट में कन्वर्ट होकर ये सारा काम करेगा। इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास नाइट्रेट है ना, वो उनकी एफिनिटी वेन में ज़्यादा वो काम करते हैं बनिस्बत आर्टरी के। ठीक है, उनका एक्शन ज़्यादा क्या होता है, वेन में होता है बनिस्बत आर्टरी के, क्योंकि वेन में हमारे पास एल्डिहाइड डीहाइड्रोजिनेज ज़्यादा होती है। ये एमसीक्यू था, मैंने आपको बता दूँ। ठीक है, अब ये हमारे पास होगी। अब नाइट्रेट की एक और बात कर देते हैं, टॉक्सिटी की। टॉक्सिटी, अब आप देखो यार कि नाइट्रेट क्या कर रहे हैं, हमारे पास सारा काम करके वेजो डायलेशन कर रहे हैं। अब वेजो जब डायलेशन होती है, वेजो डायलेशन होगी है, तो हमारे पास क्या होगा, बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स जो होगा वो एक्टिवेट हो जाएगा। बैरो रिफ्लेक्स एक्टिवेट होगा तो सिंपैथेटिक डिस्चार्ज को, सिंपैथेटिक जो हमारे पास होगा डिस्चार्ज उसको बढ़ा देता है। आपको पता है कि सिंपैथेटिक बैरो रिसेप्टर इफेक्ट क्या देखता है कि हमारा वेजो डायलेशन हुई पड़ी, वेजो डायलेशन से बीपी कम होगा। बीपी जब कम होता है, बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स देखता है कि अब बीपी कम हुआ पड़े, तो वो क्या करता है, वो सीएनएस को इन्फॉर्म करता है, जिससे सीएनएस सिंपैथेटिक डिस्चार्ज बढ़ा देता है। जब सिंपैथेटिक डिस्चार्ज बढ़ जाता है तो हमारे पास हार्ट रेट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो हम क्या कहते हैं कि इसकी टॉक्सिटी में एक तो आ जाएगा टैकीकार्डिया। ठीक है, अब एक टैकीकार्डिया आ गया, दूसरा आप इधर खुद देख रहे हो जब वेजो डायलेशन होती है तो बीपी कम होता है ना, तो दूसरा इसमें पहले तो हो गया टैकीकार्डिया। ठीक है, टैकी हो गया। दूसरा हमारे पास क्या होगा, इसकी टॉक्सिटी में एक टैकीकार्डिया होगा, दूसरी इसकी टॉक्सिटी में हमारे पास आ जाएगी हाइपोटेंशन। ठीक है, हाइपोटेंशन। तीसरा हमारे पास क्या होता है कि जब वेजो डायलेशन होती है तो हमारे पास मिनिंजियल जो वेजल होती है, मिनिंजियल, ठीक है, उसकी जब वेजो डायलेशन होती है, मिनिंजियल जब वेजो डायलेशन होती है तो वो क्या करती है, वो फैल जाती है। पहले इतनी थी, अब बड़ी होगी। जब वो फैलती हैं तो ब्रेन जो हमारे पास स्कल होता है उसमें जो हमारे पास पेयर रिसेप्टर होते हैं उनको ये क्या करती हैं, साथ में कंप्रेस करती है, टिश्यू को साथ में क्या करती है, कंप्रेस करती है, जिसकी वजह से हमें क्या होता है, हेड एक होता है। तो ये हमारे पास हेड एक काज करते हैं। तीन है, टैकीकार्डिया, हाइपरटेंशन, हेड एक इसकी टॉक्सिटी में। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें आ जाता है नाइट्रेट में, या आपको सारा मैकेनिज्म पिछली वीडियो आपने लाजमी देखने, अगर ये आपने समझना है। अब आ जाता है कि साइनाइड पॉइजनिंग में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये साइड टॉपिक है, लेकिन चूंकि हमारे बुक में दिया हुआ कैट्सन शॉर्ट में, मैंने बाकी सारा आपको लिपन से पढ़ाया है, इसमें भी आपको बता देता हूँ कि साइनाइड पॉइजनिंग को कैसे ट्रीट कर सकते हैं। अब साइनाइड पॉइजनिंग को हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं नाइट्रेट की हेल्प से, ये बिल्कुल आसान है। आपने कैसे याद करना है कि हमारे पास जो होता है ना, इसको एक याद करने का एक आपको थोड़ा सा स्केच बना के दिखा देता कुछ। जो हमारे पास होता है साइनाइड जो होता है ना, साइनाइड, वो जाके एक्ट करता है जनाब साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। किसको ऐड करता है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज को। अब साइटोक्रोम ऑक्सीडेज पे जाके ये क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। किस पे जाके अटैच होता है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज पे जाके ये साइनाइड अब अटैच हो गया, CN। ठीक है, अब क्या होता है जनाब, साइनाइड पॉइजनिंग इसे हम कहते हैं। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज पे जब अटैच हो जाते हैं तो आपको पता है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज किसका पार्ट है, रिस्पिरेटरी चेन का। जब साइटोक्रोम ऑक्सीडेज पे अटैच हो जाते हैं तो रिस्पिरेटरी चेन काम नहीं करती, जिसकी वजह से आपको पता है रिस्पिरेटरी चेन तो ATP बनाती है। जब साइटोक्रोम ऑक्सीडेज ही इन्वेट होकर तो ATP नहीं बनेगा, तो ATP का लेवल कम हो जाएगा, तो हमारे पास क्या होती है, डेथ भी हो सकती है, टिश्यू डेथ हो सकती है, बिल्कुल डेथ भी हो सकती है। ठीक है, डिफरेंट काम होंगे। अब इसको हम पॉइजनिंग को कैसे ट्रीट कर सकते हैं कि हमारे पास होती है एक मेट हीमोग्लोबिन। अब मेट हीमोग्लोबिन जो है ना हमारा, मेट हीमोग्लोबिन वो क्या होती है, उसके पास भी आयरन होता है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के पास भी आयरन होता है। जो साइनाइड होते हैं वो अटैच होते हैं हमारे पास आयरन के, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के। अब मेट हीमोग्लोबिन के पास हमारे पास, हीमोग्लोबिन के पास होता है फेरिस, मेट हीमोग्लोबिन के पास होता है फेरिक। ठीक है, अब साइनाइड के जो है ना, उसकी इंफिनिटी जो है हीमोग्लोबिन के साथ तो इतनी नहीं होती, साइनाइड ऑक्सीडेज साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के साथ ज़्यादा होती है। लेकिन जो हीमोग्लोबिन की मेट हीमोग्लोबिन फॉर्म है ना, जिसमें फेरिक है, फेरिस की जगह, उसमें जो होता है आयरन, उसकी एफिनिटी साइनाइड के साथ ज़्यादा होती है बनिस्बत साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के साथ। ठीक है, जब मेट हीमोग्लोबिन बॉडी में बनता है तो वो साइनाइड क्या हो जाते हैं, यहाँ से हट जाते हैं साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के साथ और यहाँ पे आके अटैच हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाता है सिस्टम कि हम क्या करते हैं जनाब,
हम नाइट्रेट दे देते हैं। अब नाइट्रेट जब देते हैं नाइट्राइट की फॉर्म में, तो वो क्या करता है हमारे पास, वो हीमोग्लोबिन को कन्वर्ट कर देता है मेट हीमोग्लोबिन में, ठीक है। अब मेट हीमोग्लोबिन जब ज़्यादा हो जाती है, इसका लेवल ज़्यादा हो जाता है, तो वो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के साथ जो पड़ा था ना, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के साथ जो साइनाइड पड़ा हुआ था, साइनाइड, उसको क्या करते हैं अपने साथ अटैच करवा देती हैं। अब हमारे पास जब साइनाइड इसके साथ अटैच हो गया, तो इस तरह हम साइनाइड यहाँ पे नहीं रहेगा, तो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज फ्री हो जाएगा और साइनाइड पाइजनी ठीक हो जाएगी। लेकिन अब हमारे पास क्या है, एक मसला आ गया कि अब मेट हीमोग्लोबिन के साथ साइनाइड अटैच है, और इसे हम कहते हैं सियानो मेट हीमोग्लोबिन। अब इसको ट्रीट करने के लिए क्या देते हैं हम इसको देते हैं सोडियम थायो सल्फेट देते हैं। अब सोडियम थायोसल्फेट जो है ना, ये क्या करता है, सोडियम थायोसल्फेट मेट हीमोग्लोबिन सियानो मेट हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करता है, और हमारे पास क्या देता है, सिंपल मेट हीमोग्लोबिन दे देता है, और सियानो थायोसाइनेट बना देता है। ये जो साइनाइड आयन है ना, वो थायल ग्रुप के साथ मिलके क्या बनाते हैं, थायोसाइनाइड। अब थायोसाइनाइड इतना टॉक्सिक नहीं है, वो रिलीज़ हो जाता है, एक्सक्रीट हो जाता है, ठीक है। इस तरह हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। अब इसको ट्रीट करने के बुक में हमारे पास मेथड दिया कि इसको हम 3 स्टेप में ट्रीट करते हैं। पहले स्टेप में हम क्या देते हैं, हमारे इसको सोडियम नाइट्राइड देते हैं और इमाइल नाइट्राइड देते हैं, अमाइल नाइट्राइड देते हैं। ये दोनों मिलके हमारे पास क्या करते हैं, हमारे हीमोग्लोबिन के लेवल, मेट हीमोग्लोबिन के लेवल को इंक्रीज़ कर देते हैं। जब मेट हीमोग्लोबिन के लेवल इंक्रीज़ होगा, साइनाइड को अपने साथ अटैच कर देगा। फिर हम तीसरे स्टेप में क्या देते हैं, सोडियम थायोसल्फेट देते हैं, जो कि सियानो मेट हीमोग्लोबिन को मेट हीमोग्लोबिन में और थायोसाइनेट में कन्वर्ट कर देते हैं। इस तरह हम इसको पॉइजन को सब बेस्टली क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। अच्छा, ये साइड टॉपिक था, लेकिन मैंने आपको समझा दिया। एक और बात आ जाती है कि जो हमारे पास जो नाइट्रेट होते हैं ना, इसमें टॉलरेंस बहुत ज़्यादा जल्दी डेवलप हो जाती है, ठीक है। अब जब टॉलरेंस डेवलप होती है, इसको हम इसलिए हम क्या कहते हैं, हम पेशेंट को कहते हैं कि आपने 12 आवर्स के लिए लेना है, फिर अगले 12 आवर्स के लिए मेडिसिन नहीं लेनी, फिर अगले 12 आवर्स के बाद आपने लेनी है। तो इस तरह गैप रखना ताकि टॉलरेंस डेवलप ना हो, ठीक है। एक ये बात। दूसरी जनाब हम क्या करते हैं कि इसमें एक आ जाती है मंडे मॉर्निंग डिजीज़। उसमें क्या होता है कि हमारे पास जो होते हैं ना, काम करते हैं फैक्ट्री में, नाइट्रेट वगैरह की फैक्ट्री में, तो उनमें क्या हो जाता है कि जब वो पूरा 5 दिन मंडे से लेकर फ्राइडे तक काम करते हैं, उनमें क्या हो जाती है, टॉलरेंस डेवलप हो जाती है। जब वो वीकेंड में घर जाते हैं, तो वो उनकी जो है टॉलरेंस ख़त्म हो जाती है। वो घर से जब जैसे ही वापस आते हैं, तो सडन उनको क्या हो जाता है, हेडेक होता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो वापस आते हैं ना, तो उनको नाइट्रेट दोबारा ऐड करते हैं। और आपको मैंने पीछे बता दिया कि किस तरह वेजो डायलेशन नाइट्रेट कराते हैं, और जब मेनिंजियल वेजल डायलेट करती हैं, तो हमारे पास क्या हो जाता है, वहाँ पे हेडेक होते हैं। तो ये हमारे पास होता है मंडे मॉर्निंग डिजीज। अब हम बात करते हैं, हमारे पास टाइम्स आए कि बगैर नेक्स्ट की वेजो डायलेटर में हमने नाइट्रेट पढ़ लिया, आगे सारा आसान है। आगे हमारे पास जो दूसरा आ जाते हैं, वो हमारे पास है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कैल्शियम चैनल ब्लॉक। अब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो है ना, हमारे पास बिल्कुल आसान है। जब कैल्शियम, हमें पता है कि कंट्रैक्शन के लिए कैल्शियम चाहिए, स्मूथ मसल की कार्डिक जितनी भी है, ठीक है। तो जब कंट्रैक्शन के लिए हमारे पास क्या है, क्या चाहिए हमें, कंट्रैक्शन के लिए हमें कैल्शियम चाहिए। अब हमारे पास कैल्शियम को मैंने ब्लॉक कर दिया। जो कैल्शियम को ब्लॉक करूँगा तो क्या हो जाएगी, रिलैक्सेशन होगी। रिलैक्सेशन से क्या हो जाएगा, हमारे पास जो है ब्लड फ्लो इंक्रीज़ हो जाएगा। ब्लड फ्लो इंक्रीज़ हो जाएगा, तो उससे ऑक्सीजन की सप्लाई क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। दूसरा ये क्या करते हैं हमारे पास, जब हम एक तो ये करता है कि ऑक्सीजन की सप्लाई को इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। दूसरा जनाब ये क्या करता है, हमारे पास हार्ट को कंट्रैक्शन के लिए कैल्शियम चाहिए। कैल्शियम ब्लॉक कर दिए तो हार्ट कंट्रैक्ट नहीं कर सके, तो हार्ट की एक्टिविटी क्या हो जाएगी, हार्ट की एक्टिविटी कम हो जाएगी। एक्टिविटी हार्ट की कम होगी तो जनाब क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की डिमांड भी कम हो जाती है। तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन की डिमांड भी कम करे, दूसरी तरफ ऑक्सीजन की सप्लाई भी बढ़ा रहा है, ठीक है। अब ये हो गया। अब इसमें हमारे पास जो है ना, 2 टाइप आ जाती हैं। एक हमारे पास होते हैं डाईहाइड्रोपायरिडीन। कैल्शियम चैनल की 2 टाइप हैं, एक हमारे पास डाईहाइड्रोपायरिडीन और दूसरा होता है नॉन डाईहाइड्रोपायरिडीन। नॉन डाईहाइड्रोपायरिडीन, डाईहाइड्रोपायरिडीन में निफेडेपाइन आ जाते हैं, निफेडेपाइन आ जाता है, ठीक है। इसको मैं स्पेलिंग जल्दी लिख रहा हूँ, टाइम नहीं है। दूसरा हमारे पास नॉन डाईहाइड्रोपायरिडीन में हमारा क्या आ जाता है, वैपा मिल आ जाता है, वैपा मिल आ जाता है, और डेल्टियाज़म आ जाता है, डेल्टियाज़म आ जाता है, डेल्टियाज़म। अच्छा, निफेडेपाइन जो है वो हमारे पास, एक चीज़ आपने याद रखना है कि इसका इफेक्ट जो होता है ना, वेजल पे इसका इफेक्ट ज़्यादा होता है बनिस्बत हार्ट के, ठीक है, जो डाईहाइड्रोपायरिडीन। और नॉन डाईहाइड्रोपायरिडीन में सेम ही होती है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो या फिर उसमें हार्ट में ज़्यादा होते हैं बनिस्बत वेजल के थोड़ा सा। तो ये चीज़ आपने याद रखें, वेजल पे इसके फैट ज़्यादा होते हैं। अब इसका नुकसान क्या है, इसका नुकसान जनाब ये है कि जब हमारे पास वेजल पे एक्ट करता है, तो वेजो क्या हो जाएंगी, डायलेशन होगी। वेजो डायलेशन से आपको पता है ब्लड फ्लो तो इंक्रीज़ हो जाएगा, ऑक्सीजन डिमांड तो हो जाएगी, लेकिन उसके साथ आपको ये भी पता है जब वेजल डायलेट करती है, तो एक तरह तो ऑक्सीजन तो सप्लाई बढ़ेगी, लेकिन जनाब दूसरा क्या कहता है, ब्लड फ्लो क्या हो जाता है, तो
वो तो इंक्रीज़ हो जाता है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे पास बीपी भी तो कम हो रहा है वेजोडाइलेशन में। जो बीपी कम होगा तो बैरो रिसेप्टर जो हमारे पास हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे। बैरो रिसेप्टर सिंपैथेटिक डिस्चार्ज को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, हमारे पास टैकीकार्डिया हो जाएगा। अब टैकीकार्डिया मैं क्यों कह रहा हूँ इसमें ख़तरनाक है, देखो हमारे पास वो पड़े इंजाइना, हमें ऑक्सीजन के लेवल हमारे पास कम है, तो ब्लड फ्लो तो इंक्रीज़ करके मैंने ऑक्सीजन की जो है सप्लाई बढ़ा दी, लेकिन दूसरी तरफ मैं क्या कर रहा हूँ, टैकीकार्डिया कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास बीपी कम हो रहा है। और ये हार्ट पे जो है ना डाइहाइड्रोपायरिडीन का इफेक्ट नहीं होता, अगर तो इफेक्ट होता जनाब वो तो हार्ट रेट को कम कर देगी, तो जब हार्ट रेट कम हो जाता तो वो जनाब ऑक्सीजन की डिमांड कम हो जाती, लेकिन चूंकि इनका हार्ट पे इफेक्ट नहीं होता जिसकी वजह से वो हार्ट रेट कम नहीं करती, बल्कि वो बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स की वजह से उल्टा हार्ट रेट ज़्यादा हो रहा है इस मेडिसिन में। जब हार्ट रेट ज़्यादा हो जाएगा तो हार्ट की एक्टिविटी ज़्यादा हो रही है, इसकी वजह से हमें ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा होगी, जिसमें एंजाइना और ज़्यादा वास्ट हो जाता है, ठीक है। इसलिए हम इसको मोस्टली यूज़ नहीं करते, डाइहाइड्रोपायरिडीन को यूज़ करते हैं, क्योंकि एक हार्ट पे भी एक्ट करती है और वेजल पे भी एक्ट करती है। वेजल में क्या करते हैं, वेजोडाइलेशन करती है, ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ करके ऑक्सीजन की सप्लाई को इंक्रीज़ कर रही होती है सप्लाई, ठीक है। दूसरी तरफ हार्ट की एक्टिविटी को डिक्रीज़ करती है और ऑक्सीजन की जो है डिमांड को डिक्रीज़ कर रही है, तो दोनों हमें ये दोनों तरफ से बेनिफिशियल है, ठीक है, इसलिए हम ये यूज़ करते हैं। अब हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट है। हम जो हमारे पास आ जाती हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के बाद हमारे पास 2-3 और चीज़ें आ जाती हैं। एक जो हमारे पास बीटा ब्लॉकर, अब हमारे पास आ गया कि वो कार्डियक डिप्रेशन में सबसे पहले आ जाते हैं बीटा ब्लॉकर। यार बीटा ब्लॉकर पे मैं टाइम अपना ज़ाया नहीं करता, बिल्कुल आसान है, पहले भी आपने पीछे भी पढ़ा हुआ है। बीटा ब्लॉकर क्या काम करते हैं, बीटा ब्लॉकर होते हैं जनाब हार्ट में, पीछे भी आपको बता दिया। जब हार्ट में होते हैं तो बीटा ब्लॉकर जब हम देते हैं तो वो क्या करेंगे, हार्ट रेट को कम करेंगे, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन को कम करेंगे और कार्डिक आउटपुट को कम करें। तो इस तरह क्या करें, ऑक्सीजन जो डिमांड है ना उसको क्या करें, काम करें, एंजाइना को ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज़ आपने याद रखें, जो बीटा ब्लॉकर है वेजोस्पास्टिक एंजाइना में नहीं देते, ये आपने याद रखें। दूसरी जनाब हमारे पास चीज़ आती थी सोडियम चैनल, नया पेज लगा लेता हूँ मैं पीछे जगह, ठीक है। अच्छा सोडियम चैनल ब्लॉकर क्या है हमारे पास, सोडियम चैनल ब्लॉकर, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यही है कि जनाब सोडियम चैनल ब्लॉकर क्या करते हैं, हमारे पास सोडियम चैनल को बंद कर देते हैं। जब सोडियम चैनल बंद हो जाएगा, नॉर्मली एसए नोड में जब सोडियम चैनल बंद हो जाएगा तो एक्शन पोटेंशियल क्या होगा नहीं होगा। एक्शन पोटेंशियल जब कम हो जाएगा तो हमारे पास क्या होगा, हार्ट रेट कम हो जाएगा। अब हार्ट रेट कम होगा तो ऑक्सीजन डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। अच्छा दूसरी बात यह है कि जब सोडियम चैनल बंद हो जाएंगे तो एक्शन पोटेंशियल नहीं होगा, इसी तरह कंट्रैक्शन वगैरह भी नहीं होगी, वेजोडाइलेशन वगैरह वो सारी चीज़ें भी इसी में आ जाती हैं, ठीक है। अब जनाब आपने सिर्फ ये याद रखना है कि हार्ट में एसए नोड जो होता है उसका एक्शन पोटेंशियल कम हो जाता है, क्योंकि सोडियम चैनल आपको पता है एक्शन पोटेंशियल के लिए इंपॉर्टेंट है। सोडियम चैनल बंद है, एक्शन पोटेंशियल नहीं होगा, हार्ट रेट कम हो जाएगा, ऑक्सीजन डिमांड कम हो जाएगी, एंजाइना ट्रीट हो जाएगा। फिर हम जो है पोटाशियम चैनल, यहाँ पे ब्लॉकर थे सोडियम, लेकिन यहाँ पे पोटाशियम चैनल ओपनर है। पोटाशियम चैनल ओपनर क्या करते हैं कि पोटाशियम चैनल को ओपन कर देते हैं। पोटाशियम जो है सेल से क्या हो जाएगा, रिलीज़ हो जाएगा। जब सेल से रिलीज़ हो जाएगा फ्रॉम सेल तो क्या हो जाएगा, हमारे पास हाइपर पोलराइजेशन हो जाएगी सेल की, हाइपर पोलराइजेशन हो जाएगी। अब हाइपर पोलर जब हो जाता है सेल तो उसमें हमारे पास होते हैं डीपोलराइजेशन करना मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो जाता है कि उसका जो है हमारे पास हार्ट रेट वगैरह कम हो जाता है, सारा हार्ट वर्क भी कम हो जाएगा, हार्ट रेट भी कम हो जाएगा, सारा जो है ना एक्शन पोटेंशियल ही नहीं होगा जब, क्योंकि हमारे पास हाइपर पोलराइजेशन हुई पड़ी है, ठीक है। मतलब इन दोनों में मैकेनिज्म एक तरह से सेम ही है कि हम एक्शन पोटेंशियल को क्या कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, ठीक है। अब लास्ट में बात कर लेते हैं कि कुछ अदर ड्रग्स हैं जो हम एंजाइना में यूज़ करते हैं। एक हमारे पास आ जाती हैं एवा ब्रैडिन, ये न्यू ड्रग है, और दूसरी हमारे पास आ जाते हैं रेनोला जीन आ जाती है, ठीक है। अब एवा ब्रैडिन भी इसी तरह करा करती है, सोडियम चैनल ब्लॉकर है, लेकिन किस में सोडियम चैनल ब्लॉकर है, एसए नोड में, ठीक है। अब ये क्या कहती है, सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देती है। जनाब सोडियम चैनल जब ब्लॉक हो जाएगा तो हमारे पास क्या होगा, हार्ट रेट, एक्शन पोटेंशियल नहीं होगा और हार्ट रेट कम हो जाएगी। तो ये इसकी एग्जांपल में आप लिख सकते हो, ठीक है। अब रेनोलाजिन क्या कहती है, ये भी हमारे पास सोडियम चैनल ब्लॉकर है, ये एसए नोड में थी, सिंपल ये फ़र्क है। और रेनोलाजिन जो है ये भी सोडियम चैनल ब्लॉकर है और हार्ट रेट को कम कर देती है, लेकिन ये हमारे पास क्या होती है, एसए नोड नहीं होती, बल्कि ये कहते हैं मायोकार्डियम में होती है। बस ये थोड़ा सा डिफरेंस है इनमें, ठीक है। अब कुछ मेडिसिन होती है जैसे इरेक्टाइल डिसफंक्शन में यूज़ होती हैं। इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्यों होता है, क्योंकि जो है ना वहाँ पे ब्लड ज़्यादा सप्लाई नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से हमारे पास टिश्यू जो है ना इरेक्शन नहीं होती। तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन को हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, उसमें हम मेडिसिन देते हैं, ये बुक में हमारी दी है, तो मैंने कहा चलो आपको बता दूँ, सेल्डेनाफिल देते हैं,
सल्डीनाफिल हो गया, आगे टेलीडाफिल होते हैं और वर्डीनाफिल होती है, ये सारी होती हैं। ये करती क्या है, इनका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या है? मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या है? मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन जनाब ये है कि ये हमारे पास जो है ना ब्लॉक कर देती है एक एंजाइम को, उसका एंजाइम का नाम है फास्फोडाइस्टेज, ठीक है। अब नॉर्मली जनाब हमारे पास फास्फोडाइस्टेज कहाँ यूज़ होते हैं, इसका थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। जैसे पीछे मैं हमने बताया था ना नाइट्रेट होते हैं, तो नाइट्रेट जनाब क्या कर रहे थे, हमारे पास नाइट्राइट में कन्वर्ट हो रहे थे। नाइट्राइट आगे जब बन जाता है वो क्या करता है, नाइट्रिक ऑक्साइड बना देता है। नाइट्रिक ऑक्साइड आगे क्या करता है, साइक्लिक जीएमपी बना देता है, और साइक्लिक जीएमपी हमें पता है रिलैक्सेशन कर देती है, वेजोडाइलेशन कर देती है, सारी हमारे पास ये काम करती है, ठीक है। तो ये जो साइक्लिक जीएमपी है ना, इसको जो होता है जनाब ये तोड़ रहे होते हैं, क्या कर होता है, ये जो फास्फोडाइस्टेज है ना, फास्फोडाइस्टेज है, ये हमारे पास क्या करता है, ब्रेक कर रहे होते हैं हमारे पास साइक्लिक जीएमपी को नॉर्मली। लेकिन अगर मैं दे देता हूँ इसे इरेक्टाइल डिसफंक्शन, सल्डीनाफिल वगैरह, सल्डीनाफिल क्या करती थी, इसको इनिबिट कर देती है। अब फास्फोडाइस्टेज इनिबिट हो जाएगा तो साइक्लिक जीएमपी क्या हो जाएगा, डिग्रेड नहीं होगा। अब साइक्लिक जीएमपी डिग्रेड नहीं होगा तो वेजोडाइलेशन होगी और इरेक्टाइल डिसफंक्शन ट्रीट हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जो सल्डीनाफिल वगैरह ये तो फास्फोडाइस्टेज को इनिबिट कर रही हैं, दूसरी तरफ नाइट्रेट्स साइक्लिक जीएमपी के लेवल को बढ़ा रहा है। तो एक तरफ से मैं फास्फोडाइस्टेज इनिबिट कर रहा हूँ तो जिसकी वजह से साइक्लिक जीएमपी बढ़ रहा है, दूसरा मैं उसको नाइट्रेट भी दे रहा हूँ, तो इसलिए सल्डीनाफिल जब देते हैं और नाइट्रेट भी दे देते हैं तो बहुत ज़्यादा साइक्लिक जीएमपी बन जाती है। जब बहुत ज़्यादा बन जाती है तो वेरी स्वेयर क्या हो जाती है, हाइपो टेंशन हो जाती है, हाइपोटेंशन। तो सवेरी हाइपोटेंशन भी हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है। तो ये हम जो है ना इसमें हम पढ़ते हैं कि ये जो है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, नाइट्रेट जो है सल्डीनाफिल के साथ हम नहीं देते। होप सो आपको ये जाना बहुत अच्छा क्लियर होगा, मैंने कोई इंशाल्लाह पॉइंट नहीं छोड़ा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं। थैंक यू।